हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज शीलेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट। इसमें हम समझेंगे कि निकोबार प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। उसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री से भी अगर इसे जोड़ें तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना मिलिट्री का बेस अंडमान निकोबार में ही बनाया था। जैसे स्वराज द्वीप बाद में नाम चेंज कर दिया गया, जैसे हैवलॉक और नील आइलैंड। तो सारे डायमेंशन इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो GS3 और के अलावा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आ जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आ जाएगा। और GS2 में जैसे IR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो हमारा अंडमान निकोबार का जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में या सागर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिगार्डिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो GS2 में भी अगर हम इसे डाल सकते हैं तो ये एक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसीलिए कि रिसेंटली NGT ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट जब आया था तो वहाँ की ट्राइबल लोग, वहाँ के लोकल लीडर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये NGT के पास गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बन सकता है। देन इसकी हम देखेंगे, उसके पहले अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी क्या है और उस अंडमान निकोबार की लोकेशन क्या है। ज्योग्राफी इन द सेंस कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, क्लाइमेट कैसी होती है इसकी, और जो इसकी क्लाइमेट कैसी होती है, ट्राइबल पीपल है, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा सा देखने को बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो हमारा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का भी पोर्शन वहाँ से मिल जाएगा। देन वी विल सी द अबाउट निकोबार प्रोजेक्ट। ये हमारा मेन टॉपिक है। निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे 1000 करोड़ का गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट है क्या, जिसमें नीति आयोग भी है और अंडमान निकोबार अथॉरिटी भी है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। देन स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की। स्ट्रेटजिक इन द सेंस ऑफ कि इंडिया की अगर देखा जाए तो ये कमांड सिस्टम, इंडिया की जो तीनों आर्मी की, तीनों फोर्सेस की कमांड सिस्टम है ओनली सिर्फ अंडमान निकोबार में। तो इस प्रोजेक्ट की रिलेवेंस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ जाती है, क्यों हम स्टेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्टेट, और हम इस आसियान कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड यहीं से होता है। ये भी हमारी इंपोर्टेंस बढ़ जाए। देन की चैलेंजेस क्या है, इस प्रोजेक्ट के कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे चैलेंजेस की अगर बात करूँ, इकोलॉजिकल चैलेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार है उसका जो हॉट स्पॉट सुंडालैंड के हॉट स्पॉट में है उसमें भी आता है। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का भी पार्ट है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि अप्रोक्स 1 मिलियन 10 लाख के आसपास ट्री यहाँ से काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। और उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का भी वायलेशन है, जो वहाँ पे लोकल ट्राइब रह रही है उनका। देन वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन अगर इससे आगे चैलेंजेस लिखने हैं, हमें इसकी इंपोर्टेंस लिखनी है, तो अगर उसने चैलेंजेस पूछा है तो हमें इसका वे फॉरवर्ड भी लिखना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और इंश्योर द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल के भी राइट इंश्योर होने चाहिए। तो वे फॉरवर्ड भी यहाँ से मिलता है। फिर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन IR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसे। पहला तो यही है कि PIB में ये न्यूज़ आ रही है, स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सीधा सा ये हुआ कि आज हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो देखा जाए कि फ्यूचर में सिक्योर कितना होता है, फ्यूचर का ध्यान रखते हुए। तो यही है इसमें अंडमान निकोबार की ये लोकेशन है कि हम वहाँ पे पोर्ट बनाने वाले हैं, ग्रीन एयरपोर्ट बनाने वाले हैं और ट्रेड वगैरह करने, ट्रेड का रूट बनाने वाले हैं। तो हमारा जो 2 फेज़ में बनेगा, इसकी कॉस्ट है करीब 18,000 करोड़। तो ये हम देखते हैं आगे करके। ये तो नॉर्मल सी न्यूज़पेपर की कटिंग है, सो इससे हमारा ये हो जाता है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा टॉपिक है। PT के अलावा मेंस में इसकी ज़्यादा रिलेवेंस है इस टॉपिक की, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लोकेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ द अंडमान निकोबार। अब निकोबार प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी जो अंडमान निकोबार है उसकी लोकेशन और ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा लोकेशन की बात करें तो अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट
इंडिया की डायरेक्शन में, इंडिया की जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसकी कैपिटल अगर की बात करें पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर जिसकी कैपिटल है उसका नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो अगर वो पूछता था कि अगर उसका श्री विजयपुरम भी आ जाता है स्टेटमेंट कैपिटल के रिगार्डिंग, तो ये याद रखना है कि इसकी कैपिटल श्री विजयपुरम है। देन इसकी जियोलॉजिकल क्या है कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एक आइलैंड की चेन है। आइलैंड की चेन इन द सेंस दिस इज़ अ आर्कियोप्लेजो। आर्कियोप्लेजो का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारे आइलैंड्स, ऐसे समझो सपोज दैट कि ये अंडमान निकोबार के छोटे छोटे, एक मिनट, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो अगर देखा जाए तो एक चेन सी आइलैंड की बन रही है। तो ये सारे आइलैंड अप्रॉक्स 572 अप्रॉक्स है, उससे ज़्यादा है, 572 से ज़्यादा आइलैंड है। तो हम ये देखते हैं कि चेन ऑफ आइलैंड बन रही है। तो इस चेन ऑफ आइलैंड को हम बोलते हैं आर्कियोप्लेजो। आर्कियोप्लेजो का मतलब ग्रुप ऑफ द आइलैंड इन द चेन सिस्टम। तो अगर आइलैंड का, जैसे हम इंडोनेशिया के आइलैंड को बोलते हैं, इंडोनेशिया एक आर्कियोप्लेजो है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि अंडमान निकोबार इज अ आर्कियोप्लेजो, देन इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो अंडमान निकोबार एक आर्कियोप्लेजो है, चेन ऑफ द आइलैंड है, ये हमें समझ लेना है यहाँ से। तो यही है कि आर्कियोप्लेजो है, तो ये आर्कियोप्लेजो बना कैसे कि सबमर्ज्ड है किसका, अराकन फोल्ड माउंटेन। जो अराकन फोल्ड माउंटेन है हमारा म्यांमार के बॉर्डर पे, उसकी सबमर्ज्ड है। अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द हिमालय। अगर ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने की बात करें तो हमें ये हिमालय का पार्ट है कि हिमालय किसी टाइम पे था वो सबमर्ज कर गया। सबमर्ज का मतलब पानी में चला गया और वहाँ जहाँ अंडमान निकोबार अभी है वहाँ पे उभर गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि इट इज़ अ सबमर्ज्ड आइलैंड। सबमर्ज आइलैंड है किसका, अराकन माउंटेन का, अंडमान निकोबार। देन इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करूँ, मोस्टली पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो उसमें सैंडल पीक दे देगा या मान लीजिए महात्मा गांधी, ऐसे करके बहुत सारी पीक दे देता है। तो ये सैंडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी 737 मीटर हाइट है और जो नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो ये हमारे फैक्ट हैं, सीधे अगर पूछता है तो यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने कहा कि अंडमान निकोबार एक आर्कियोप्लाजो है दैट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब कैंसर और इक्वेटर के बीच में सिचुएटेड है। तो इसकी अगर क्लाइमेट भी अगर बात किया जाए तो क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल होगी, क्योंकि ये कि ट्रॉपिकल रीजन में हमारा है। तो ये हमारा एक चेन ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड बनाते हैं, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। तो अंडमान और निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा पास है, वाटर पास है, जिसकी चौड़ाई लगभग 140 से 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ जाता है कि 10 डिग्री चैनल डिवाइड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो 10 डिग्री चैनल ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, फैक्ट है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सीरीज़ में लगाने, जैसे पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमको ऊपर से नीचे सीरीज़ में पूछ लेता है, क्योंकि पीसीएस में जापान के आइलैंड थे उनको पूछ लिया। तो एक बार ये देख लेना है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये सब, और सैंडल पीक का पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड ऑन द लोअर अंडमान, ऐसे करके अगर आपने सीरीज़ में लगा ली, एक दो बार देख लिया, तो ये आपका यहाँ से मैपिंग का भी पार्ट बन जाता है। अब इसकी वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे हुआ ज्वालामुखी की एक्टिविटी कैसी रही है। तो यहाँ का सिर्फ और सिर्फ इंडिया का, हम बोले इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज़ वेरिन आइलैंड। एक्टिव वोल्केनो का मतलब सक्रिय है, जो अभी भी एक तरीके से उसमें मैग्मा या लावा निकल रहा है। तो दैट इज़ वेरिन आइलैंड, लोकेटेड है कहाँ पे, अंडमान निकोबार के रीजन में। देन नारकोंडम है, एक डोरमेंट आइलैंड है। तो ये 2 वोल्केनिक आइलैंड हैं, किसके, अंडमान निकोबार के ही पार्ट है, जो इंडिया के पार्ट है, इन द सेंस कि
Barren Island and Narcondam Island is a volcano island. They are the part of the India. इंडिया के पार्ट है, सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. 10 डिग्री चैनल जो मैंने अभी बताया, 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा अंडमान निकोबार को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. 10 डिग्री चैनल का मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ वाटर पास बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार. अंडमान निकोबार के बीच में एक वाटर पास है जहाँ से हमारी शिप वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बहुत सारे रीज़न के लिए यहाँ से निकलती है. क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट है. ट्रॉपिकल का मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स रीजन, ट्रॉपिक रीजन में है. ट्रॉपिक रीजन का मतलब ये 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ट्रॉपिक रीजन आता है. तो इसकी क्लाइमेट ट्रॉपिकल रीजन है. ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट है तो जाहिर सी बात है इसकी वेजिटेशन भी अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल ग्रीन वेजिटेशन इसकी होगी. और यहाँ पे एक चीज़ देगी, ना ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है. तो यहाँ का वेदर एक फेवरेबल कंडीशन का रहता है. मॉइस्चर होता है, हॉट भी रहती है, लेकिन जिसे हम बोलते हैं कि इक्वेटर रीजन में जैसा वेदर रहता है उसी तरह का इसका वेदर है. तो यहाँ से ट्रॉपिकल मैरीटाइम इसकी क्लाइमेट है. ये हमारे वोल्काने हैं. ये कुछ अंडमान निकोबार के बाद में देखेंगे ना. 10 डिग्री चैनल जो मैंने अभी बता दिया, क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. देन रेनफॉल की अगर बात करूं तो रेनफॉल यहाँ 3000 mm से ज़्यादा होती है. और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, देन नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिटिरेटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों से बारिश होती है. तो रेनफॉल कंडीशन क्या है यहाँ पे कि 3000 mm से ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे. और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश आती है. देन नेचुरल वेजिटेशन जो मैंने कहा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे. और रिच बायोडाइवर्सिटी का यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे. और हाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो ज़्यादा ही पाई जाती है. कुछ ट्राइबल लोग भी यहाँ पे रहते हैं. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्राइबल लोग, जैसे ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, जारवा ट्राइब, ओंज ट्राइब, ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ट्राइब होती है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्राइटेरिया होता है, वो बताती है ट्राइबल मिनिस्ट्री कौन सी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है. तो ये हमारी याद रखना, ग्रेट अंडमानीज, जारवास, ओंज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है. और उसके अलावा सेंटलीस, निकोबारीज, सोम्पियन, ये पर्टिकुलरली अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस ट्राइब है निकोबारीज ट्राइब. ये याद कर लेना है हमें. ट्राइब सिर्फ देख लेनी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एक अलग से टॉपिक है, हम उसको किसी दिन अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे. देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाई बायोडाइवर्सिटी, ये फैक्ट है, प्योर फैक्ट है. ये हमारे मेंस के आंसर लिखने में तो हेल्प करेंगे. उसके अलावा पीटी में यहीं से क्वेश्चन बनता है, चाहे पीसीएस में बने चाहे यूपीएससी में बने. तो जैसे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है. 175 की 3 ट्राइब है. देन ये नेशनल पार्क है, उनकी एक लिस्ट है. पहले तो एक चीज़ देख लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नेशनल पार्क है, इनको अगर वो पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये भी हमको देख लेना है एक बार कैसा है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके नेशनल पार्क कौन से हैं. जैसे महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियत नेशनल पार्क है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है. सैंडल पीक इज ऑल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार. रानी झांसी मैरीन पार्क है. देन कैंपबेल नेशनल पार्क है, गलथिया नेशनल पार्क है. यही नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट है, यही नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाला है. यहाँ पे एक लेदर बैक टर्टल पाया जाता है. इस पे भी इसको भी डेंजर है, इसको भी खतरा है, तो ये भी हमें देखना है. देन नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. आपको चाहे बुक से, न्यूज़पेपर से या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको कलेक्ट कर लेनी है. तो अगर यूपीएससी में नहीं तो ये आपको
पीसीएस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी की बात करूँ, हाई बायोडाइवर्सिटी है। हाई बायोडाइवर्सिटी का सेंस का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि अंडमान निकोबार सुंदरलैंड का पार्ट है एज ए हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट का मतलब ये हुआ कि हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है। तो उनमें से हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, और क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक हो गया, देन एक अंडमान निकोबार में हो गया। तो ये हमें समझ लेना है कि हाई बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। देन कोरल रीफ मैरीन लाइफ भी यहाँ पे पाई जाती है। देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो IUCN की रेड लिस्ट में लिस्टेड है। देन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम वगैरह, ये इसके उन्होंने की हाईलाइटेड है। यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी कि अगर स्टेटमेंट पास कर देता है पीटी में कि कोरल रीफ मैरीन, तो आल्दो उतना ज़्यादा कोरल रीफ नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत कोरल रीफ है, डॉल्फिन वगैरह, ये सब हाई रिच बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए पूछ लेगा आपको। या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के टाइप पूछ लेगा। या फिर मान लीजिए कोई ट्री वगैरह है, उसका नाम भी पूछ लेगा आपसे कि ये कौन से रीजन में पाया जाता है। तो ये यहाँ से हमारा एक ज्योग्राफी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ निकोबार प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है तो जाहिर सी बात है नेचर को थोड़ा बहुत तो इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, अंडमानीज हो गया, सेंटिलीज, जितने भी ट्राइबल लोग हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। उसके अलावा एक डिज़ास्टर कह सकते हैं कि ये, इसलिए लोग और क्रिटिक्स कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में एक डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ डिज़ास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट के आधार पर हम डिज़ास्टर कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यही है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 81,000 करोड़। पहले देखो वहाँ पे वो 18,000 करोड़ था, वो गलत था, वो आगे पीछे हो गया एक का। तो ये इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट है, अगर आप देखेंगे PIB की वेबसाइट पे तो आपको 81,000 करोड़, लेकिन कॉस्ट नहीं पूछेगा, लेकिन एक मोटा मोटी पूछ लिया। अगर देखा जाए तो एरिया कितनी है इसकी, जो ये प्रोजेक्ट बनेगा कितनी एरिया में बनेगा, तो 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मतलब ये एक्वायर करने वाला है। इसका लोगों का ये भी कहना है अगर ये 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करेगा तो यहाँ से डिफॉरेस्टेशन भी होगा और शिफ्टिंग ऑफ द ट्राइबल पीप भी होगा, बायोडाइवर्सिटी का भी होगा। तो पाया जा रहा है अप्रॉक्स 1 मिलियन या 10 लाख के आसपास पेड़ यहाँ से काटने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान होने वाला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी कॉस्ट इतनी है। उसके अलावा है क्या, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ वी आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट एरिया टू बूस्ट अवर इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग इसमें पार्टनर है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें पार्टनर है। इन दोनों मिलकर ये इस पे काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे। तो ये चीज़ हमें याद करने लायक है। अगर रिसेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा नीति आयोग है, या फिर मान लीजिए जैसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का भी डाल देगा कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है। तो याद रखना नीति आयोग एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका पार्ट है, ये इनिशिएटिव ले रही है। दूसरे शब्दों में क्या, यही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगी। देन एम ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक कनेक्टिविटी क्रिएट करना, इकोनॉमिकल बूस्ट देना, और स्ट्रैटेजिक इंडिया की लोकेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना। कि अगर मान लीजिए हम वहाँ पे पोर्ट वगैरह बना देते तो हमारी मलक्का स्टेट से रीच बढ़ जाएगी। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारा फोर्सेस का कमांड है, 3 फोर्सेस का कमांड है, उसका भी हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और जो मैंने अभी बताया दूसरा इसका क्या है कि जो हमारी
मैरीटाइम विजन, इंडिया मैरीटाइम विजन 2030 है जो 2020 में आया था। तो इसमें हम क्या करें, जो सागरमाला इनिशिएटिव है, सागरमाला इनिशिएटिव का मतलब हुआ कि जो भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है इंडिया की पेरीफेरी में, और या कहें कि हमारे टचिंग विद द सी वगैरह, सी से लगते हैं, बे ऑफ बंगाल हो गया या फिर अरेबियन सी से हो गया, वो हम पूरे सागरमाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे हम उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, मैरीटाइम रीजन को। और अमृतकाल विजन 2047 इसके साथ हमें अलाइन करना है, इसके साथ मिलकर काम करना है। तो इसका यही है कि विजन अलाइनमेंट विद द इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, 2030 तक हमें अपने सागरमाला प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम करना है, और इंडिया की जो भी सागर की प्रॉब्लम है या कहें कि मैरीटाइम प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जिससे हम 2047 में भारत डेवलप्ड इंडिया बन पाएगा। तो यहाँ से कि इसके पिलर क्या है, पिलर ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब इसके 4 पिलर है कि पहला तो पिलर यही है कि ट्रांसशिपमेंट, आगे देखते हैं, ये बाद में देखेंगे। इसके 4 कोर कंपोनेंट जो अभी मैंने कहा पिलर क्या है, मैंने सारे पॉइंट अलग अलग सेग्रीगेट करके लिखे हैं जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आराम से समझ पाए। इसके 4 पिलर क्या, पहला वो है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप, हमें टाउन एरिया क्रिएट करनी है निकोबार में, हमने कहा 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जिससे हमारा टूरिज्म होगा, ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो हमारा रेसिडेंटल एरिया बनाना है, हमें कॉमर्शियल एरिया बनाना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। डिफेंस का मतलब मैंने कहा कि हमारी 3 कमांड्स है अंडमान निकोबार में, तो 3 कमांड को भी हमें स्ट्रेंथन करना है विद द इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ द निकोबार प्रोजेक्ट। पहला इसका कंपोनेंट ये है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप। देन ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पे जो गलथिया बे है निकोबार में, गलथिया बे है या खाड़ी है, ये पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे हम एक अपना पोर्ट बना रहे हैं। तो हम उससे क्या करेंगे, पोर्ट बनाने से हमारी जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगी, और मलक्का स्टेट और सुंड्रा स्टेट के साथ हम इसके मिलके अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ट्रांसशिपमेंट से। देन हमारा सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट, सिविल एंड मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी अंडमान निकोबार में 3 कमांड सिस्टम है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। भारत में सिर्फ अंडमान निकोबार में भी अब तक, तो हमें ये भी देखना है सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट बनेंगे तो हमारी कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। देन पावर प्लांट, हमें पावर प्लांट भी यहाँ पे लगाना है 440 मेगावोल्ट का, और जिससे हम सोलर पावर क्रिएट कर सकें। तो ये हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इनका 4 कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ट्रांसशिपमेंट, देन सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट बनाना है हमें, देन पावर प्लांट। तो अगर ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द निकोबार प्रोजेक्ट पूछता है तो अगर हमने ये 3-4 पॉइंट डाल दिए, उसमें फीचर्स पूछेगा तो 4 कंपोनेंट ऑफ द निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ से वो हो जाते हैं हमारे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस अगर कोई पूछे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमारे इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता है। तो इकोनॉमिकल मतलब एक ट्रांसशिपमेंट हब क्रिएट हो जाएगा, तो हमें डिपेंडेंसी सिंगापुर पोर्ट पे, कोलंबो पोर्ट पे, तो हमारी वहाँ से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो हमें इकोनॉमिकल या ट्रेड का बूस्ट भी मिलेगा, तो हमारा एक पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा तो सीधी सी बात करें हमारा जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन भी कम होगा, दूसरा हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा यहाँ से मिलेगा। देन हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अंडमान निकोबार की कि मलक्का स्टेट के साथ, मलक्का, सुंडा, लुमोक स्टेट के साथ, उस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी मलक्का स्टेट पे या सुंडा स्टेट, लुमोक स्टेट, और इसको सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से हम बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन कंट्रोल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्रोल का मतलब वो हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक लैंड पार्ट है, इधर ये सी एरिया है, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद 200 नॉटिकल माइल, जैसे 200 नॉटिकल माइल के बाद हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम अपनी मॉनिटरिंग कर पाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। और दूसरे शब्दों में कहें कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। देन पॉलिसी अलाइनमेंट। पॉलिसी अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है या सागर पॉलिसी है, उसको भी हम यहाँ से अलाइनमेंट कर पाएंगे, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी। देन उसके अलावा क्वेड। क्वेड में अगर मान लीजिए 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, देन यूएसए हो गया। तो हमारी क्वेड का मेन मोटो का है टू काउंटर द चाइना। तो विद द हेल्प ऑफ द निकोबार प्रोजेक्ट हम क्वेड को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अगर देन वी कैन काउंटर द चाइना पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये इसका। देन एडिशनल सिग्निफिकेंस, राइज, सेफ गार्ड वगैरह, ये सब कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाता है कि प्रोजेक्ट के चैलेंजेस क्या है। प्रोजेक्ट के चैलेंजेस क्या है, तो पहला तो चैलेंजेस हमारा यही हो जाता है कि लार्ज स्केल का डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बताया जाता है कि अप्रॉक्स 1 मिलियन पेड़ यहाँ से काटने वाले हैं 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से, तो ये भी एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल लॉस है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंडमान निकोबार सुंडालैंड में, सुंडालैंड के हॉटस्पॉट का पार्ट भी है, तो लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वनरेबल स्पीसीज हैं, उनका भी यहाँ से लॉस होने वाला है। जैसे मैन क्या है इस पर, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, गलेथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन लेदरबैक टर्टल। स्पेशली ये 3 है, इनको सबसे ज़्यादा डेंजर है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को गलेथिया है, यहाँ पे कछुआ पाया जाता है, देन लेदरबैक टर्टल भी पाया जाता है, तो ये इन स्पीसीज को सबसे ज़्यादा डेंजर है, इससे यह चैलेंजेस है। और ये है कि जो हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ रह रही है, जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, उनका जो वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, उनका वो फॉरेस्ट का राइट है, उनका भी वायलेशन है। कि वहाँ पे ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में लिखा हुआ है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल यू कैन नॉट इनिशिएट एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन एनी ट्राइबल एरिया। तो वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है। जैसे स्पेशली 2 ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, सोपियन ट्राइब और निकोबारीज ट्राइब। अगर पूछेगा तो अगर ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किस ट्राइबल का होने वाला है, तो सोपियन ट्राइब एंड निकोबारीज ट्राइब का इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या रिशिफ्टमेंट होने वाला है। डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, तो अभी 2026 में इस एरिया में अप्रॉक्स 8500 या 8500 लोग रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2050 तक ये लोग 6.5 लाख या 7 लाख तक हो जाएंगे। तो यहाँ की इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो इट लीड टू बी अ बिग डिजास्टर इन द फ्यूचर। तो दीज आर द कंडीशन मे क्रिएट अ बिग डिजास्टर इन द फ्यूचर। तो ये इसके सबसे बड़े की चैलेंजेस हैं, की चैलेंजेस। और उसके वाला इकोसिस्टम को रिस्क है, इंडिजीनियस पीपल को रिस्क है। ये इसके 4 से 5 की चैलेंजेस हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिजिनियस राइट और डेमोग्राफिक ट्रांसशिपमेंट। चैलेंजेस के बाद अगर मान लीजिए कि हमने एग्जाम में चैलेंजेस लिख दिए, तो हमें कुछ वे फॉरवर्ड बताना है एज ए यूपीएससी स्टूडेंट। तो वे फॉरवर्ड का मतलब होना है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, तो इससे क्या हो कि हमारी जो वनरेबिलिटी है वो कम हो पाए। तो सबसे पहले तो यही है कि ट्राइबल सेफगार्ड होना चाहिए, सेफगार्ड ऑफ द ट्राइबल अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, कि उनकी सलाह मशवरा लेनी चाहिए ट्राइबल काउंसिल की। ट्राइबल काउंसिल की सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि कंसर्न विद द ट्राइबल काउंसिल एंड
सेफ गार्ड देयर राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो उनका है 2006 वाला, उसको सेफ गार्ड करना चाहिए। देन क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं रिसिप्टमेंट तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन माना जाएगा। आर्टिकल 21 कह रहा हूँ कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि उनका राइट टू लाइफ अगर दूसरी जगह गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनका लाइफ का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी वायलेशन है, और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का तो वायलेशन है ये। देन ट्रांसशिपमेंट रिव्यू, अगर जो हम ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या कुछ फॉरेस्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें हमारे एनवायरमेंटलिस्ट भी हों या साइंटिस्ट वगैरह भी हों, जो अगर फिश रिलेटेड जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, फ्यूचर की नॉलेज हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा ट्रांसशिपमेंट रिव्यू पॉलिसी करनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट असेसमेंट हमें करना चाहिए कि व्हाट विल बी द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो कमेटी, अगर एक प्रॉपर कमेटी बना जाए, उसकी रिकमेंडेशन पे भी अगर ग्रेजुअल धीरे धीरे काम करें रेदर देन टू एब्रप्ट एकदम से काम करने से, तो ये भी हमारा है। देन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रीअसेसमेंट करना चाहिए इसको, कि अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ग्रेजुअल काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो धीरे धीरे काम करने में ये होगा कि अगर इन्वायरमेंट पे अगर कोई भी या बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम उसको रीअसेसमेंट करें विद द हेल्प ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट के अंदर। तो ये है कि रीअसेसमेंट ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देन मेंटेन सेस्मिक स्टैंडर्ड। सेस्मिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार रीजन कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द सेस्मिक जोन, हाईली सेस्मिक जोन के अंदर आता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का बन रहा है जो वहाँ पे पेड़ काटेगा, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, तो इट मे बी ए प्रोबेबिलिटी इन द फ्यूचर दैट लीड टू ए सेस्मिक एक्टिविटी, या अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें सेस्मिक जोन स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करते हुए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। देन इंश्योर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब जो हमारी कोस्टल एरिया में कितना डेवलपमेंट करते हैं, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हुए बताता है कि कोस्टल में कैसे ग्रेजुअली कितना डेवलपमेंट, कैसे क्या करना चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए। तो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहिए हमें विद द हेल्प ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये हमारे वे फॉरवर्ड है।